जय भीम। आप सभी का मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन जो हमें पुस्तकीय प्रबंधन सिखाते हैं जातक कथाओं से। जातक कथाओं को एक लंबे अरसे तक ये माना जाता रहा कि वो बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं, लेकिन डॉक्टर जसवीर चावला जी ने उनका सही जो अर्थ है वो समझाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज किस कहानी पर हम बात करेंगे? आज जो कहानी सामने है 22 नंबर की, जी। उसका नाम है कुक्कुर जातक। कुक्कुर जातक कथा। कुक्कुर कुक्कुर जी। मतलब होता है कुत्ता। ठीक। और ये जो है, ये शब्द आपके बांग्ला भाषा में भी मिलता है। हाँ। कुकुर कहते हैं, कुत्ते को कुकुर कहते हैं। हाँ। तो ये शब्द इसलिए मतलब बहुत कॉमन शब्द है। पाली में भी इसी तरह से कुक्कुर जातक है। और हम लोगों ने इसके पहले जो कथा देखी वो कुरुंग मिग जातक थी। उस वहाँ हिरण था, हाँ, यहाँ कुत्ता है। और इसके बाद वाली कहानी में देख रहा था कि वो घोड़ा है। अच्छा। तो हाँ, तो जानवरों की कथाएं हैं, लेकिन वर्ग का नाम कुरुंग मिग से है। पहली अच्छा। कहानी के नाम से वर्ग का नाम दे दिया गया है। अच्छा। है ना? तो इसलिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विषयों का तो रैंडम इसमें है, क्लासिफिकेशन करते हुए विषय सारे मिक्सअप हो गए। गाथा के आधार पर रखा गया कि एक गाथा वाली जितनी है उनको इकट्ठा कर दिया जाए। तो इसमें भी एक गाथा आएगी, है ना? अब इसमें मजे की बात जो है, ये जेतवन विहार में करते समय ये जो गाथा कही गई है जेतवन विहार में कही गई। और लिखा है कि संबंधियों के आचरण को लक्ष्य कर, है ना? अब भगवान बुद्ध जो है उनके संबंधी आपको मालूम है शाक्यवंशी थे। कपिल वस्तु के शाक्य वंश से ये आए थे, और इनके जो संबंधी थे वो वहीं कपिल वस्तु में थे। और इनके परिवार के बहुत सारे लोग जो इनके साथ प्रव्रजित हो गए थे, संघ में शामिल हो गए थे। जो बचे थे उनमें महानाम जो है वो उस समय शाक्यवंशियों के राजा थे, है ना? ठीक। अब इसमें जो एक रेफरेंस दे दिया हुआ है कि 12वें परिच्छेद के भद्रसाल जातक, उसके साथ इस कहानी को लिंक कर दिया है। इसकी वर्तमान कथा में नॉर्मली अब क्या पाते हैं कि इतिहास का एक अंश होता है, या समस्या क्यों है ना, इसमें क्या समस्या है, प्रबंधकीय समस्या क्या है, इस पर बात होती है, इसकी सूचना होती है वर्तमान कथा में। तो इसकी वर्तमान कथा को लिंक कर दिया है 465 नंबर की कहानी से, ठीक है ना? तो वो 465 नंबर की कहानी मैं उलट के देख रहा था, बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा। है ना? वो पूरी शाक्य वंशियों के बारे में कहानी है, लेकिन उसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताया था। जब वहां पर विषय आएगा तो फिर मैं आपको उसके डिटेल कहानी बताऊंगा, लेकिन वो ऐतिहासिक सच है, ये देख लीजिए। हाँ, ये इस पे तो मैं नहीं जानूंगा सर कि वो ऐतिहासिक सच है या नहीं है। नहीं ना, क्योंकि वर्तमान कथा की कहानी है ना। ये आप पाएंगे, इसको तो आप 100% ये मान के चलिए, वर्तमान कथा में जो दिया गया है वो ऐतिहासिक सच होता है। और शाक्य वंशियों का जो मतलब अंत हुआ है उसकी पूरी वर्णना जातक कथाओं में हमको मिल जाती है। अच्छा। इस तरह विदूढ़व ने शाक्य वंशियों का विनाश किया था, इसकी कथा आती है। लेकिन विदूढ़व ने 3 बार जो अटेम्प्ट लिया था, असफल अटेम्प्ट, उसको किसने रुकवाया था? भगवान बुद्ध ने। सोचिए, ये विनाश करने जा रहा था और भगवान बुद्ध ऊपर पहुंच जाते हैं। दूसरी बार फिर कर गया, फिर रोक दिया, तीसरी बार फिर रोक दिया। तो अब भिक्षुओं में एक बात ये चर्चा हो रही है, भगवान की प्रशंसा हो रही है कि देखिए किस तरह से अपने ये संबंधियों का किस तरह बचाव करते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि बचाव करते हैं तो क्या बड़ी बात है इसमें क्या समस्या है? अगर भिक्षु ऐसा कहते हैं कि ये देखिए ना, भगवान बुद्ध जो है इन्होंने 3 बार विदूढ़व से रक्षा की, अपने संबंधियों की रक्षा की, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब भिक्षु निंदा नहीं कर पाएंगे भिक्षु, लेकिन इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, समस्या वहां पर है। आपको थोड़ा सा उसको गंभीरता समझना पड़ेगा। समस्या
वो जो बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि देखो, भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि राग से मुक्त हो जाइए, है ना, और वहां पर फिर वो तो एक अपनी फैमिली को फेवर भी कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को फेवर कर रहे हैं, है ना। उनसे इतना मोह है कि वहां 3 बार जाके उसको रोक दिया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना, इतना मोह है। और इधर हम लोगों को क्या उपदेश दिए जा रहे हैं कि मोह मत पालो, अपने घर वालों का मोह मत पालो, संबंधियों का मोह मत। हियर लाइज द प्रॉब्लम, ठीक है, समझे। लेकिन लिखा नहीं जाएगा, ये इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो उसका फिर जो निदान है, अब उनके मन से इस शंका को दूर करना है ना, तो इसलिए वो एक अतीत कथा सुनाते हैं, ठीक है। अब उस अतीत कथा में जो शैली ब्रह्मदत्त वगैरह का नाम आएगा, वो सब उसी तरह से है ना। बोधिसत्व पर आ जाते हैं कि बोधिसत्व क्या था। तो बोधिसत्व उस समय में एक कुत्ता था, श्मशान का कुत्ता था, शमशान का, ठीक है, शमशान का एक कुत्ता था बोधिसत्व के रूप। अच्छा, अब जो उसका राजा था, राजा ब्रह्मदत्त जो है, एक बार शिकार खेलने के लिए गया, है ना, और आते हुए थोड़ा लेट हो गया, और अपने राजमहल में जब पहुंचता है, उतर के रथ से डायरेक्ट घर पर चला गया, राजमहल में घुस गया। अपने जो सारथी या जो रथवान है, उसको कोई भी आदेश नहीं दिया। हो सकता है जल्दी में भूल गया, है ना। अब ये कोचवान जो है, रथ वाला, ये वेट कर रहा है, घोड़ों को खोल नहीं रहा है कि क्या पता साहब को फिर आना हो, राजा साहब को हो सकता है फिर आना हो, कुछ बोल के तो गए नहीं है ना, कहीं जाना होगा, हो सकता है विशेष काम से। अच्छा, अब वो उसी तरह से हुआ, रात हो गई, अब इधर राजा भूल गए, उसने तो कुछ बोला नहीं है, स्वाभाविक है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि रात को राजमहल के कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, रात में जो सिक्योरिटी वाले कुत्ते होते हैं वो छोड़ दिए गए। अब कुत्ते जो है वो क्या करते हैं कि जो रथ है, इसका जो सीट का जो चमड़ा वमड़ा होता है, जो चमड़े की रस्सी होती है, वो सब खा डालते हैं, नोच नाच पूरा फाड़ फूड़ दिए, है ना, और रस्सी उसी खा गए। और जब ये हो सकता है रथ वाला सुबह देखा हो, आंखें लगे हुए, रात में ना देख पाया हो, है ना, तो वो सुबह देखता है तो राजा तो गुस्सा जाएगा। अब जैसे ही राजा निकलता है, वो किसने किया है सब, तो बोलता है तो कुत्तों ने किया है, कुत्ते बोरी से निकल करके आए थे, लोगों ने कर दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो आदेश दे देता है कि मार डालो कुत्तों को, जहां दिखे मार डालो कुत्तों को। इस तरह से करके वो आदेश देता। अब पूरे शहर में कुत्तों का विनाश किया जाता। जो राजा के सब सिपा सलारिया वगैरह जो सैनिक वैनिक हैं, अब चूंकि ऑर्डर है, जहां कुत्ता देखे मार डालें, जहां कुत्ता देखे मार डालें, इस तरह से करके होने लग गया। पूरा हाहाकार मच गया, पूरी जगह भय, कुत्तों के लिए भय व्याप्त हो गया। तो सारे कुत्ते जो है शहर के भाग करके श्मशान में जाते हैं बोधिसत्व के पास। बोधिसत्व जो है कुत्तों का प्रमुख है ना, तो बताते हैं कि ये तो अनर्थ हो गया है, कुत्तों को देखते ही मार डालने का आदेश है ना। अब हम लोग के जाति पूरी खतरे में है, जाति को बचाइए, है ना। तो क्या बात क्या हुई, तो लोग बताते हैं कि भाई राजभर के कुत्ते जो थे उन लोगों ने खा लिया है चमड़ा, और पूरा कुत्ता जाति को ही खत्म करने की बात हो गई है। समझे कितना सीरियस। तो बोधिसत्व जो है वो वहां से कहते हैं ठीक है तुम लोग यहाँ रुको, मैं जाके संभालता हूँ। और वहां से बोधिसत्व जो है दौड़ लगाता है सीधा। अब दरबार में जाकर के राज सिंहासन में बैठा होता है ब्रह्मदत्त, और माने इतनी तेज गति से कि कोई पकड़ नहीं पाता है, वो सीट के नीचे घुस जाता है, सिंहासन के नीचे। अब पीछे पीछे जो है जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें निकालने के लिए, पकड़ने के लिए घुसने की बाप रे, तो राजा रोक लेता है कि नहीं रहने दो, ये शरण में आया है ना, इसको रहने दो। तो कुछ देर बाद निकलता है, निकल करके राजा से कहता है कि महाराज क्या आपने ऐसा आदेश दिया है कि सारे कुत्तों को मार दिया जाए? कहाँ क्यों, मैंने ही आदेश दिया है, हमारा पूरा चमड़ा रथ का खराब कर दिए हैं, है ना, पूरा गद्दी नोच दिए हैं। तो बोले कि महाराज आपने सभी कुत्तों के लिए कहा है कि कुछ विशेष कुत्तों के लिए कहा है?
तो कहता है कि नहीं, मतलब जो दिखे उसको मारने की, तो क्या ये लोग जो दिख रहा है सबको मार रहे हैं, है ना? ये प्रश्न करता है बोधिसत्व। तो क्या आपके जो हैं कर्मचारी, जिसको जो भी सबको मार रहे हैं, कि कुछ लोग बचे हुए कुछ कुत्ते? तो राजा कहता है कि नहीं, जो हमारे राजमहल के कुत्ते हैं उनको नहीं मारा जा रहा है ना? तो बोधिसत्व पॉइंट आउट करता है कि सर, अभी तो आप कह रहे हैं कि सबका ऑर्डर दिया है, अभी कह रहे हैं कि राजमहल के कुत्तों को नहीं मारा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुर्बल कुत्ते हैं उन्हीं को मारा जा रहा है, जो राजमहल के हैं, जो बल हैं, जिनको पावर है ना इस ढंग का, उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है ना? तो बोलता है कि क्या तुम मतलब कहना चाहते हो कि राजमहल कुत्तों ने खाया है, जो है ना, ये जो रथ का चमड़ा? तो बोला हाँ महाराज। तो कैन यू प्रूव इट? साबित कर सकते हो? हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। समझ रहे? तब फिर वो कहता है कि आप मंगवाइए कुत्तों को, राजमहल के कुत्तों को, और वो मट्ठा मंगवाइए और थोड़ा तिनके मंगवाइए, जो घास के तिनके या बिचाली के तिनके होते हैं, और मट्ठे में मत करके और उनसे उनको पिलाया जाता है, जो राजमहल के कुत्तों हैं। तो उससे क्या होता है कि वो लोग उल्टी करते हैं, वमन हो जाता है, और वमन में सारे चमड़ा निकल आता है। तो राजा की आंख खुलती है कि भाई ये तो वाकई में बहुत गलत मेरा डिसीजन था। तब वहां पर बोधिसत्व जो है एक गाथा कहता है ना, एक गाथा कहता है। तो मैं गाथा पढ़ दूं, आप उसको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, है ना? गाथा है, ये कुक्कुरा, है ना, ये कुक्कुरा राजकुलम्ही बद्धा, ये कुक्कुरा राजकुलम्ही बद्धा, कोलियक्का वर्ण बलुपन्ना, तेमे न वज्झा, तेमे न वज्झा, मयम अस्म वज्झा, नायम सगच्छा दुब्बल घातिकायंती, है ना? इसका मतलब ये दिया हुआ है, ट्रांसलेटेड किया है इन्होंने, भदंत आनंद कौशल्यान जी का ट्रांसलेशन। जो राजकुल में पले, राजकुल के वर्ण और बल से युक्त कुत्ते हैं, वह तो मारे नहीं जाते, है ना? केवल हम ही मारे जाते हैं। यह सब कुत्तों का वध नहीं है, बल्कि जो दुर्बल कुत्तों का वध है। खाली जो दुर्बल कुत्तों का वध करना ये वाला चल रहा है ना? तो इस गाथा से अब आप देखिए पूरा क्लियर हो जाता है। इसको बाद में अगला जो पैराग्राफ होता है उसमें उसको और करता है कि राजा को चोरों का निग्रह करना चाहिए, अचोरों का नहीं। माने चोर तो ऐश कर रहे हैं, साधु मारे जा रहे हैं, है ना? अचोरों का नहीं। लेकिन यहाँ चोरों को तो कुछ नहीं, अचोर मारे जाते हैं, है ना? इस लोक में यह अनुचित है। तब फिर उसको जो राजा है उसको अपनी भूल स्वीकार करता है, और इसमें दिया हुआ है कि बोधिसत्व फिर उसको राजधर्म का उपदेश देता है, क्या राजधर्म कैसे आपको चलाना चाहिए, राज वगैरह वगैरह। तो ये कहानी जो है बाबा की, ये हिस्सा तो ठीक है कि उसको धर्म पे स्थापित करता है राजा को, है ना? राजा फिर अपना ये सोचिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। लेकिन जहाँ जातक का मिलान होता है, मिलान में वहां पर कह देते हैं कि उस समय का राजा अब का आनंद था, और शेष सब बुद्ध परिषद थी। यानी राजा के दरबार में जो थे वो जैसे बुद्ध परिषद है वो सब थी, और कुकुर तो मैं था, जो कुकुर बोधिसत्व के रूप में आया है वो मैं था। तो कहने का अर्थ है कि राजा का यहाँ रोल आनंद को दिया है। जो विहार में जो भी होता है ना, वो डिसीजन, वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो है पूरा वो आनंद देखता है। तो उसमें मैनेजरियल इक्वालिटी जो मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई ये जो भी इस ढंग का होता है ना, वे शाक्य वंशियों का ही हो, तो उसका भी जो मैनेजमेंट है वो आनंद द्वारा ही किया जा रहा है ना? मैं तो सिर्फ इसलिए था कि मैंने जाकर के उस सत्य को स्थापित किया। ध्यान देने वाली बात है, मुझे मोह की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे संबंधियों का मोह है इसलिए, बल्कि जो जहाँ गलत हो रहा है, अगर राजा मान लीजिए गलत कर रहा है, अगर राजा गलत कर रहा है तो मुझे तो उसको पॉइंट आउट करना है। मैंने ये रोल अपना, मुझे मतलब ये ना
मतलब इस तरह का न सोचा जाए कि भाई मेरा संबंधियों से बहुत ज्यादा प्रेम है या मोह है, तो इसलिए मैं, है ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी अगर गलत हो रहा है, किसी के प्रति भी गलत हो रहा है, मैंने इवन कुत्तों के प्रति गलत हो रहा था तब भी मैंने उसको पॉइंट आउट किया। तो अभी तो भाई मनुष्यों के, शाक्यवंशियों के प्रति गलत हो रहा था। कैसे गलत हो रहा था इसकी कहानी मैं आगे जाकर के बताऊंगा कि शाक्यवंशियों की तरफ कितना गलत कर रहा था विदुडभ, करने जा रहा था, जो उसका विनाश करने जा रहा था, कितना गलत उसका स्टेप था। तो वो तो मुझे रोकना ही था, 3 बार रोका मैंने, है ना। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए ये बताया कि भाई इवन कुत्तों पर भी अगर ऐसा हो रहा था तो उसको रोकना उचित था। माने प्राणी हिंसा जो गलत हो रही है, जीव हिंसा जो गलत हो रही है, जो बदले गलत लिए जा रहे हैं, है ना, आप कह देते हैं कि भाई खून का बदला खून और ये सब, है ना। तो भाई एक राजा को ये सब करना उचित नहीं है। राजा को जो धर्म है उसको वो पालन करना चाहिए, है ना। पहले आप उसको अच्छी तरह से पड़ताल कीजिए कि क्या हुआ है। अगर राजमहल के कुत्ते ऐसा कर रहे हैं तो उनको दंड दीजिए ना। आप पूरी जनता को दंड दिए जा रहे हैं, एक ही जाति के लोगों को आप निशाना बना दे रहे हैं। अरे जिसने किया है उसको पकड़िए, उसको दंड दीजिए, उसका मृत्यु दंड दीजिए, जो भी करना। लेकिन सभी जो निर्दोष है उसको आप क्यों दंड दे रहे हैं? हाँ, तो जो निर्दोष है उनको बचाने के लिए ही। तो ये जो है इसमें ये नहीं, ये राग और द्वेष से परे है। सच को सच जो कह रहा है वो राग के अभिभूत होकर नहीं कह रहा है। तो इसलिए भिक्षुओं के मन से ये भावना उन्होंने दूर की इस कहानी के द्वारा कि भाई ऐसा मत समझो कि अगर मान लो तुम्हारी जाति है या कोई भी जाति अगर गलत हो रहा है तो वहां पर तुमको आवाज उठानी चाहिए, वहां उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। वहां वो नहीं है कि तुम उससे अटैच हो, तुम्हारा वो राग जगा हुआ है ना। जहाँ गलत हो रहा है वहां बोलने में, है ना। तो मेरे कहने से मतलब कि इस तरह से एक उन्होंने जो भिक्षु हैं उनको भी एक आगाह किया कि भाई ये गलत नहीं है, बोलना चाहिए वहां पर। मतलब सच, अगर इसका हम सार निकालें तो मतलब अगर सच है तो आपको बोलना चाहिए, चाहे फिर वो आपके विपक्षी के लिए भी, विपक्ष को अगर फायदा दे रहा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके पक्ष को अगर फायदा दे रहा है तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। सच का आपको समर्थन करना चाहिए। वैसे आज के देश का जो दशा है और जिस दिशा में भारत देश जा रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। नहीं, खैर ये हम लोग तो जहाँ तक कथा की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, और हम मैनेजमेंट, लेकिन हम उसको उस तरीके से, उस एंगल से हम देख सकते हैं कि देखिए, हाँ, वो इंटरप्रिटेशन जो आप चाहें, लेकिन मेरे का जो मैनेजरियल एंगल है, जो मैनेजमेंट का एंगल है, जो गवर्नेंस का एंगल है ना, जो गवर्नेंस का एंगल है वो है, इसलिए उन्होंने आनंद को बता दिया कि गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस का एंगल से ही मैं वो चीज बता रहा हूँ। आप देखिए जैसे अभी दिल्ली में उन्होंने एक बस्ती में बुलडोजर चला दिया, फिर दूसरी बस्ती में बुलडोजर चला दिया, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहा है। करने वाले होते हैं 1-2 लोग जी। किसी ने पत्थरबाजी करी तो वो 1-2 व्यक्ति है, लेकिन उसकी वजह से आप पूरे परिवार को तो दोष नहीं, वो दंडित नहीं करोगे ना। हाँ, पूरी जाति को दंडित करना जो तो है वो राजधर्म नहीं है ना, वही। हाँ, ये तो बोधिसत्व भी यही कह रहा है कि ये बोधिसत्व के द्वारा भी यही कहा कि भाई मैं, मतलब ये उचित नहीं है, तो मैंने उचित और अनुचित का जो वो किया है, राजा को चेताया, है ना, इसका पर्दाफाश किया कि जो राजधर्म है उसका किस तरह से पालन होना चाहिए, है ना। अब आप देखिए भ्रष्टाचार में भी इसी तरह से, मैंने इस कहानी को लिया अपनी किताब में, भ्रष्टाचार प्रबंधन में। भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार मान लीजिए आपके ही डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, सोच कीजिए, अगर राज्य कर्मचारी ही कर रहे हैं, सरकार के लोग ही कर रहे हैं, है ना, तो उनको दंड मिलना चाहिए, न कि आप जो है मतलब अभी पिछले दिनों की बात है वही बिजली चोरी वाली बात। तो अगर बिजली चोरी आपके डिपार्टमेंट वाले ही कर रहे हैं तो आप उनको दंडित करें, पूरी दुनिया को दंडित करें तो मतलब नहीं। पहले जहां से चोरी शुरू होती है, जहां से भ्रष्टाचार का जो उत्स है ना, उसको पकड़िए, उसको कंट्रोल कीजिए, है ना। तो ये भी एक इसका भ्रष्टाचार प्रबंधन
का ये भी एक भ्रष्टाचार के नजरिए से भी अगर हम देखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पूरे देश के अंदर पुलिस काफी बदनाम रहती है, भ्रष्टाचार होता है, और ये भी कहा जाता है कि पुलिस को पता होता है कि कौन सा चोर, कौन सा पॉकेटमार किस एरिया में काम कर रहा है, लेकिन उसकी पूरी मिली भगत रहती है और उसका जो पूरा फिर हफ्ता जाता है वो ऊपर के लेवल तक वो सारी चीजें रहती हैं। तो अगर ऊपर से ही अगर मैनेजरियल जो डिसीजन है अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाए तो नीचे ऑटोमेटिक चीजें नीचे सारी चीजें रुक जाए, कहीं चोरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि पुलिसों के बारे में ये भी कहावत है कि अगर पुलिस वाला चाहे तो मंदिर के सामने से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। हाँ, मतलब ये है कि भ्रष्टाचार जहाँ हो रहा है उसमें ये ना देखे भाई चूंकि राजमहल के आदमी कर रहे हैं, राजमहल के कुत्तों ने किया तो इसलिए उनको छोड़ दीजिए, और मतलब दिखाने के लिए कि हम लोग भ्रष्टाचार कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, और बाहर में तामझाम कर दिए, तो भ्रष्टाचार तो वही रहेगा फिर, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वहां से है, तो आपके जहाँ विभाग में है या जहाँ पर उसका सोर्स है वही उसको आप पकड़ लीजिए। तो क्या होगा कि नीचे वाला अगर देखा देखी भी होता है तो वो रुक जाएगा इस भय से कि भैया ये पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये इस कहानी का मैनेजरियल एंगल है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि इस कहानी में और कुछ ऐड नहीं करना। इस कहानी में ऐड करने के लिए इतना ही है कि इस ढंग की एक दो कहानियां और हैं, अच्छा, है ना, वो कालांतर में आएंगी, है ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, काक जातक है, उसको भी आप इसी एंगल से देख सकते हैं। और ये जो इसका हिस्सा जो ऐतिहासिक वाला हिस्सा है, विडूढब वाला, वो इतना मार्मिक हिस्सा है, मैं आपको बताऊं। मैं पता नहीं इसको जातक कथाओं में मुझे इतिहास ढूंढने में मैं बड़ा ही संकुचित रहता हूँ, मुझे पता नहीं इसका वजह, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि बुद्धघोष जब इसको लिख रहे हैं तो बुद्धघोष के पास सिर्फ दो या तीन लाइन की कथा है, उनको नहीं पता कि उस वक्त क्या हो रहा है वहां पर, लेकिन बुद्धघोष ने फिर वर्तमान कथा अपने हिसाब से गढ़ी है, जहां तक मुझे लगता है। नहीं, अतीत कथा, हाँ, अतीत कथा गढ़ी है, अतीत कथा गढ़ी है, जो वर्तमान कथा है। एक मिनट, तो फिर जब अतीत कथा अगर गढ़ी गई है तो फिर वर्तमान कथा उनके पास कहाँ से आई? क्या वो से 600-700 साल पहले वहां पर अवेलेबल थे, मौजूद थे, या फिर उनके पास कोई दस्तावेजीकरण है किसी चीज का, किसी शिलालेख पर कोई चीज अवेलेबल है? क्योंकि हमारे यहाँ तो पन्ने जो पेपर पे लिखना स्टार्ट हुआ वो शायद दूसरी सदी से स्टार्ट हुआ है। नहीं, मैं इसका लिंक बताता हूँ आपको कि वर्तमान कथा का ऐसा बताया जाता है कि बुद्धघोष जो हैं वो सिंघल गए श्रीलंका। अच्छा। उस समय, हाँ, उस समय ये जो है, ये कथाएं जो है, जो वर्तमान कथा में जो बुद्ध से संबंधित हैं उनके जीवन से, ये सिंघली भाषा में उनको मिली। अच्छा। बहुत सारे महाविहारों में जाकर के उन्होंने अपना जीवन बिताया, वहां से कलेक्ट करके जो वर्तमान कथा, जहाँ जहाँ बुद्ध जा रहे हैं चारिका करते हुए, उसके साथ जो कथा है। अब शाक्य वंशों की जो कथा है, मान लीजिए मैं बताता हूँ, जैसे प्रसेनजित का बेटा विडूढब है ना, क्या हुआ था कि विडूढब जो है उसने शाक्य वंशियों का विनाश किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी एक व्यक्ति के, ऐसे महापुरुष के जीवन में हुई है, मैं कई बार सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जो सारा जीवन ये इसकी शिक्षा देता रहा हो, अहिंसा, करुणा, दया की, है ना, और लास्ट में क्या हो रहा है कि उसी के वंश के सारे शाक्य वंशियों का विनाश विडूढब के हाथों, वो पूरा बताते हैं कि पूरा जाके उसने वहां माने एकदम बच्चे बूढ़ों सबका कत्ल कर दिया, नरसंहार किया, एक बहुत बड़ा नरसंहार किया। तो एक सोचिए कि एक आदमी के लिए कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी उसके जीवन। मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि क्योंकि इतिहास के अंदर अगर हम अपने कालक्रम को या कालखंडों को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम भाषा शैली को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके साथ हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने पिक्चर कुछ दूसरी दिखाई देती है। ठीक है, हाँ, नो ठीक है, लेकिन सिंगल वाला जो सोर्स है, जो जहाँ से बुद्धघोष ने कलेक्ट किया है, जी बताएं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर हम इनको आंख पे पट्टी बांधकर या फिर बहुत कॉन्फिडेंटली हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य ही हो सकता है,
क्योंकि इतिहास में मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो साहित्य है वो नष्ट कर दिया गया था। पाली भाषा प्राकृत भाषा का जितना भी साहित्य था वो पूरा नष्ट कर दिया गया भारत से। ठीक, इसका मैंने आपको रेफरेंस दिया था। अगर आप फायान की भारत यात्रा पढ़ेंगे तो फायान वहां पर लिख रहे हैं कि मैं संस्कृत मैंने यहाँ पर रहकर सीखी एक ब्राह्मण से, उसके बाद फिर मैंने वो चाइनीज भाषा में उसका अनुवाद करके फिर मैं चाइना लेके गया हूँ ग्रंथों। तो एक व्यक्ति अगर इतना दूर आ रहा है वो, और ये बात कब की है, छठी या तीसरी और चौथी तीसरी सदी के आखिरी और चौथी सदी की शुरुआत की बात है। और बुद्धघोष भी उसी समय इसका लिख रहे हैं, तीसरी सदी के आसपास ही बुद्धघोष लिख रहे हैं। तो इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि जो भी इतिहास आज की डेट में हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतिहास है, वो इतिहास जानबूझकर वैसा गढ़ा गया हो। नहीं, लेकिन जो ये है ना, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो उसको नष्ट कर दिया गया था, है ना, पाली प्राकृत को, नहीं मतलब इतिहास जैसे विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा उसको नष्ट कर दिया था तो इसीलिए, हाँ इसलिए इसका वर्णन आता है ना कि बुद्धघोष को जाना पड़ा वहाँ, सिंगल देश में जाना पड़ा और वहाँ रह करके उन्होंने भाषा सीख करके फिर वहां से ग्रंथों से ये चीज ली है, वापिस तभी आई है, फिर पाली भाषा में सिंगली से पाली में आई। पाली से पहले सिंगली में हुई और फिर सिंगली से फिर पाली में हुई। हाँ, जब यहाँ उनको नहीं मिला होगा तो यहाँ से फिर वो सिंगल गए। जैसे उनके पहले जैसे फायान चाइना से भारत आते हैं कुछ ग्रंथों को लेने के, वैसे ही बुद्धघोष श्रीलंका गए और वहां से फिर ये सब एक मटेरियल इकट्ठा करके फिर उन्होंने लिखी है, वहां सिंगल में रह करके लिखी। ठीक है, तो पाली में जब हमारे सामने जो आता है, इसलिए मैंने ये तो एक कहानी की बात नहीं ना है, क्योंकि 547 कहानियां हैं, आपको क्रम भी मिलता है, एक दूसरे का क्रॉस रेफरेंस भी मिलता है कि देखिए ये वाली कहानी इस रूप में आई है ना। तो कहने का अर्थ है कि इसकी जो सत्यता है वो प्रमाणित करने के लिए और भी इसमें सोर्स मिल जाएगा। मान लीजिए आप त्रिपिटक में जाते हैं तो आपको, मेरा एक जो ऐतिहासिक मेरा जो एक मानना है इतिहास के विद्यार्थी के नजरिए से, कि चूंकि भारत का एक इतिहास ऐसा रहा है कि कई बार इतिहास को गढ़ा गया है, कई बार लिखा गया है। जिस तरह का राजा आया उस तरह के राजा ने यहाँ पर आके भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, है ना। जिस तरह की विचारधारा आई उस तरह की विचारधारा ने, जिस तरह का पंथ आया उस तरह के पंथ ने इस देश की जो मूल विरासत थी उसको लगभग समाप्त कर दिया है। तो आज की डेट में अगर हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर और सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से चेक करके हमें ध्यान देकर करना चाहिए उसको। मतलब मेरा ये मानना है ऐसा, और मैं बढ़ना चाहिए ये तो। मैं अपने दर्शकों से भी ये दरखास्त करूंगा कि इतिहास को बहुत ही बारीक नजर से समझने की हमें जरूरत है। हमारे पुरखे जितना कर गए उतना कर गए, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको विरासत में हम अपना इतिहास ही देकर जाएंगे। तो उस इतिहास को बहुत सही तरीके से हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप कम बोला करो, डॉक्टर जसवीर चावला जी को ज्यादा बोलने दिया करो। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जसवीर सर जो है आकर सिर्फ अपना भाषण देने के लिए नहीं आते, ये एक तरह की चर्चा भी होती है। यहाँ पर उनका एक अनुभव है, मेरी एक समझ है, वो एक बुजुर्ग इंसान है ना, एक ओल्ड एज इंसान है, उनकी एक समझ है, उनका एक दशक का पूरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने समय लगाया है, और मैं एक नौजवान हूँ। तो हम दोनों के जो विचार हैं उनसे क्या चीजें नई और निकल कर आती हैं, ये भी इसकी एक संभावना रहती है। तो कई सारी चीजें, कई सारे पहलू रहते हैं, उन चीजों को समझना चाहिए हमें। मेरे ख्याल से मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ सर। नहीं देखिए ऐसा है, ये तो विद्यार्थी होने के नाते हर व्यक्ति चाहिए कि भाई इसकी छानबीन करके पढ़े, है ना। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ, मेरा ये मानना है, शोध करते हुए भी मैंने ये पाया कि जो वर्तमान कथा में जो इन्फॉर्मेशन रहती है भगवान बुद्ध के बारे, विहार के बारे, भिक्षुओं के बारे, उनमें सत्यता नजर आती है। अतीत कथा वाली जो बातें हैं उनमें सत्यता नहीं। अब एक राक्षस था, उसके पेट में इतनी बड़ी जगह थी, वो पेटी निगल लेता था वगैरह वगैरह, है ना। अब ये कुत्ता है ना, कुत्ता स्मशान में रहता है वगैरह वगैरह, ये तो
एग्जाम्पल दिया गया ना, तो उदाहरण कथा बनाई गई है समझाने के लिए, है ना। और देखिए कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भिक्षुओं के मन में ये बात आई होगी कि आप जो है अपना परिवार के प्रति आपको कितना मोह है, अपने संबंधियों की तरफ कितना मोह है। आपका अनुमान है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, हाँ वर्तमान को समस्या क्या है, 3-4 कहानियां इस ढंग की आई हैं जिसमें आगे भी आएंगी कि भाई आप अपने संबंधियों के प्रति तो बहुत ज्यादा ये हैं, है ना, संबंधियों के प्रति तो बहुत अपना दिखा रहे हैं आप अपना। आप देखिएगा वो कथाएं आएंगी आगे भी, तब उसमें वो इस बात को क्लैरिफाई करना जरूरत है ना भाई। वहां इस कहानी का उदाहरण देकर के उन्होंने क्लैरिफाई किया है ना। ये बहुत सटीक कहानी है, बहुत ही कम्युनिकेट कर दी कहानी। और देखिए कितने बड़े इसको आज हम इसको लागू कर रहे हैं इस हिसाब से। आज भी मतलब जो उस समय की जो तथागत ने जो शिक्षाएं दी थी और उनकी शिक्षाओं का ही ये संबल था कि पूरे एशिया के अंदर बुद्ध के विचार फैले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये कहानी अपने आप में एक सफल कहानी है। और भ्रष्टाचार प्रबंधन या इस ढंग का जब भी आपको मैनेजेरियल आप डिसीजन लेंगे तो आप इस ढंग से डिसीजन कि आप भ्रष्टाचार का उत्स कहाँ है, पहले आप उसको देखिए और जो रियल कल्प्रिट है उसको पकड़िए। खाली उसके जाति को ये है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। देखिए ये प्रश्न सर वैसा का वैसा ही रहेगा कि इसकी ऐतिहासिकता को और कितनी जगह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये मतलब ये आपका काम नहीं है, ये हम लोग का काम है और आने वाली पीढ़ी का काम है कि आपने अपने ऐसे काम कर दिया कि देखिए ये एक जातक कथा है, इस जातक कथा से हम ये सीख सकते हैं, इतना इसमें इतिहास है, इतना इसमें काल्पनिकता है। अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को उठाएं और जो भी पूरे एशिया में जिस भी जगह से जो भी स्रोत उन्हें मिलता है वहां से जिस तरीके से भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है वो वेरीफाई करें कि कितनी इसमें सत्यता है, कितनी काल्पनिकता है। और ये होना चाहिए, ये भारत में हुआ नहीं है, ये होना चाहिए। उचित सिंगल भाषा सीखें, यहाँ के लोग श्रीलंका वाली भाषा सीखें, वहाँ के ग्रंथों को पढ़ें, महावंश और दीपवंश है ना, उसको पढ़ें और फिर उसमें से पता लग जाएगा ये चीजें उसमें है। ये है कहने का। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर जसवीर चावला सर या इनके जैसे जो लोग हैं इन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके काम को और कितना आगे लेके जा सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम किस रूप में अपनी धरोहर देके जाना चाहते हैं। ये तो बात बताओ, ये तो एक सही दिशा भी होगी क्योंकि देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है ना। और हम लोगों में से भारतवर्ष में कितने लोग सिंगली जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं। उस साइड के जो साउथ के जो लोग हैं, दक्षिण के जो लोग हैं उसमें शायद कुछ लोग जानते हो, शायद। हाँ शायद। हमारे इधर तो कोई बहुत कम मैंने देखे सिंगली जानते। और जबकि मैं बताऊं कि इतने उसके हमारे पाली के इतने शब्द हैं उसमें, दोनों में आदान प्रदान अगर हो तो यहाँ एक बहुत बड़ा फील्ड खुल सकता है कि श्रीलंका की भाषा जानने वालों की यहाँ एक अच्छी तादाद बन सकती है। एक अच्छी दिशा है। तो ये एक नया एक अध्ययन का क्षेत्र खुल जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो रिश्ते होना चाहिए और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपनी मूल विरासत में पहुंचना है या मूल विरासत को पहचानना है, उसकी जो मिट्टी की जो परत उसके ऊपर जम गई है, जो धूल जम गई है, उसको अगर हटाना है तो हमें विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब म्यांमार हो गया, तिब्बत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि इन सारी जगह पर बुद्ध का जो धर्म है वो काफी प्रचुर मात्रा में, जापान में काफी प्रचुर मात्रा में फैला और विकसित हुआ वहां पर अपने तरीके से। जी राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत से तिब्बत से ग्रंथ वो लेके आए थे। कुछ ग्रंथ तो ऐसे थे कि उनमें सोने की स्याही से लिखा गया था। हाँ, तो सिर्फ वही नहीं, मतलब यहाँ लुप्त हैं लेकिन तिब्बती भाषा में मिल रहे हैं। तो इसी तरह से सिंगल में मिल रहे होंगे, हमारे यहाँ लुप्त हैं। अगर यहाँ आपका कहना है कि बिटा दिए तो वहां से लेके आने चाहिए फिर से, जैसे तिब्बत से आए उस तरह से श्रीलंका से भी आ सकते हैं। लेकिन जरूरत है कुछ बहुत ही मेधावी लोगों को, अध्ययनशील लोगों को, मेहनती लोगों को ये काम करना पड़ेगा। इस दिशा में काम करने की जरूरत है।
जरूरत है। जी सर, आज की हम इस डिस्कशन चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। विषय से भी हम लोग काफी भटक गए थे। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ना 2 भागों में बांट करके मैं कर दूं, तो जो कहानी वाला जो भाग है वो उसमें चला जाएगा, और जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया वो अलग से डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप इस तरीके से हमारा ज्ञानवर्धन करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिनसे कि हमने कई सारे मुद्दों पर भी बात की। ऐतिहासिक पक्ष जो है जातक कथाओं का, उसमें कितनी ऐतिहासिकता है और कितनी काल्पनिकता है, इस मुद्दे पर भी मैं कुछ हद तक सहमत हूँ उनसे और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी असहमति की कुछ मूल वजह है जो कि मैंने जिक्र किया वीडियो में। साथ में हमने जो एक जातक कथा है उसके माध्यम से समझा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकते हैं, या किस तरीके से किसी एक के दोष की वजह से, एक की गलती की वजह से पूरे परिवार या पूरे समुदाय के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की जातक कथाएं हमें इस तरह के संदेश देती हैं। आज का जो भारत है, आज के भारत में हम देखते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति, घर के एक व्यक्ति की गलती की वजह से, या गलती नहीं भी है उसकी वजह से भी, उस पर भी पूरा का पूरा घर तोड़ दिया जाता है। एक पूरे समुदाय को, एक परिवार को इतना प्रताड़ित किया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे और समझ में आ रही होंगी, सीख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे। अगर आप लोग को हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोगों से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। बहुजन साहित्य को आर्थिक सहायता की काफी ज्यादा जरूरत है। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में किसी किताब पे, किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।